जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं आप लोग को स्थल मंडल का द्वितीय अध्याय, जिसका नाम पृथ्वी की उत्पत्ति है, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। इस अध्याय के अंतर्गत सूर्य, उसका चक्कर लगाने वाले ग्रह, ग्रहों का चक्कर लगाने वाले उपग्रह, इनसे बनता है सौरमंडल। इस सौरमंडल के निर्माण के साथ ही सभी ग्रहों के साथ हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। तो पृथ्वी की उत्पत्ति जैसे अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है, हमारा सूर्य अस्तित्व में आया। छोटे छोटे ग्रह जो अभी भी उल्का पिंडों के रूप में या फिर स्वतंत्र रूप से सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, या किसी ग्रह के चतुर्दिक परिक्रमा कर रहे हैं, जिसको हम पिछली कक्षाओं में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अंतर्गत इसके बारे में बताया जा चुका है। आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। हमारी पृथ्वी एक अनोखी ग्रह है। इसके बारे में जानेंगे। इतना ही नहीं, सौरमंडल में स्थित सूर्य और सूर्य के साथ में अन्य जो ग्रह हैं, उसके कुछ तथ्य जिसको जानना ब्रह्मांड के निर्माण में सौरमंडल स्थित के बारे में जानेंगे। इसके अलावा उत्पत्ति संबंधी जो भी परिकल्पनाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई हैं और जो भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पृथ्वी के बारे में जानें। हमारी पृथ्वी जैसा कि ये सौरमंडल, जिसमें सूर्य, ये बुध, मरकरी,
शुक्र, वीनस, अर्थ, पृथ्वी, मून, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण। ये 8 ग्रहों से निर्मित हमारा सौरमंडल। प्रत्येक ग्रहों की अपनी एक परिपथ। यह ग्रह एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करते हुए दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हुए हमारे सूर्य का चक्कर विभिन्न तिथियों, विभिन्न अवधियों में पूरा करता है। जिस ग्रह की, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी पृथ्वी ग्रहों की श्रृंखला में पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र और तीसरे नंबर पर पृथ्वी। यह पृथ्वी तीसरे पायदान पर लगभग 14.8 लाख वर्ग के, जैसा कि पृथ्वी के बारे में यहाँ देखिए, पृथ्वी का आकार अंडाकार है। सही बात। अंडाकार का तात्पर्य संतरे आकार, जिसके दोनों ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़ा सा चपटे और ये विषुव रेखा यानी मध्य भाग थोड़ा सा फैला। तो दोनों ध्रुव पर चपटे और मध्य क्षेत्र में विस्तृत ऐसे भूभाग देखने में आकार अंडाकार। तो हमारी पृथ्वी अंडाकार ग्रह के रूप में 365 दिन में सूर्य का परिक्रमा करता है, यानी अपने परिपथ पे घूमता हुआ ये 365.25 दिन में 25 यानी कि 365/1/4 सही 1/4 ये दिन में यह क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। मैं आपको ये भी बता दूं, जो ये बढ़ा हुआ दिन है भाई, एक वर्ष 365 दिन का होता है। और प्रत्येक 4 वर्ष के बाद यही 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 ये मिलके एक दिन बना देंगे। क्या बना देगा? एक दिन। इसीलिए जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष यानी कि जो 4 से विभाजित हो जाए, ऐसे लीप वर्ष जैसे 2020, तो 2020 का जो फरवरी महीना था ये कितने तारीख का था? 29 दिन का था। और बाकी वर्षों में आप देखें तो फरवरी 28 दिन का होता है कि नहीं होता? तो ये 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा
करता है। और लगभग अभी मैंने आपको बताया था सूर्य से इसकी दूरी 14.88 लाख वर्ग किलोमीटर, सॉरी है करोड़ में है, वर्ग किलोमीटर सूर्य से दूरी इसकी है। इतना ही नहीं, अगर हम व्यास की बात करें तो पृथ्वी का जो व्यास है केंद्र से रेडियस ये 12,756 किलोमीटर, और पृथ्वी सौरमंडल का एक ऐसा एकमात्र जीवंत ग्रह है जिस पर वायु मंडल, जलमंडल पाया जाता है, और इसी कारण से यहाँ पर जीवन संभव हो सका। इसलिए इसको जीवंत ग्रह कहा जाता है। इतना ही नहीं, इसका स्वयं, इस ग्रह का स्वयं तापमान नहीं है, वरन सूर्य से आने वाले सूर्य तत्व के कारण यहाँ पर अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसका वितरण आगे की कक्षाओं में आप देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पृथ्वी के कुछ ऐसे भाग जहाँ पर अधिकतम तापमान 59 डिग्री तक पहुँच जाता है, और वहीं पर कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पर -88 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलता है। अधिकतम तापमान में विश्व का सबसे अधिकतम तापमान कैलिफोर्निया की डेथ वैली क्या है, इसके अलावा इससे पहले यह गर्म स्थान के रूप में लीबिया, जो अफ्रीका में पड़ता है, यह आंकड़ा इसके पास था, लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक गर्म स्थान कैलिफोर्निया, उत्तरी अमेरिका की डेथ वैली में पाया जाता है। और वहीं पर ही न्यूनतम तापमान को अगर देखें तो सबसे ठंडा जो महाद्वीप है आपका अंटार्कटिका है, जो दक्षिणी ध्रुव के रूप में है। और सबसे ठंडा स्थान अगर देखें तो रसिया का बर्खोयांस्क यहाँ पर है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के मध्य औसत तापमान, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड निश्चित किया गया है। और इस ग्रह का एकमात्र उपग्रह जो चंद्रमा है, चंद्रमा, यहाँ पर आप जरा इस चीज़ को देखिएगा, ये सूर्य हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हमारा अर्थ किसका चक्कर लगा रहा है,
सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो ये जो एकमात्र उपग्रह भी है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। और इन्हीं के ही मध्य आने से सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण जैसी परिघटनाएं, जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये आपको एक चीज़ और बता दें कि पहले पृथ्वी पर मानव रहता था। पृथ्वी और ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने की थी, इसलिए पृथ्वी को सौरमंडल के मध्य में रखा गया और सूर्य एवं अन्य जो ग्रह हैं वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, ऐसी परिकल्पना बताई गई। इस परिकल्पना को पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत भी कहते हैं, जो प्राचीन मत है। इस मत को वैज्ञानिक आधार पर संशोधन कर 16वीं शताब्दी में कॉपरनिकस महोदय ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया, जिसमें सूर्य को केंद्र में और समस्त ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ऐसा बताया गया। ग्रहों की अपनी एक गति होती है, सभी एक निश्चित परिपथ पे चक्कर लगाते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ऐसे ग्रहों की गति संबंधी सिद्धांत को कैपलर महोदय ने बताया। तो कॉपरनिकस और कैपलर। कॉपरनिकस से पूर्व भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने भी सूर्य केंद्रित सिद्धांत प्रस्तुत किया था, परंतु प्राचीन काल में लोकोक्तियों में यह सिद्धांत मान्यता प्राप्त नहीं हो सका। वैज्ञानिक रूप से कॉपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में सूर्य केंद्रित सिद्धांत प्रस्तुत किया। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों, परिकल्पनाओं पर अध्ययन करने से पूर्व हम कुछ तथ्य और नियम को समझेंगे। वास्तव में हमारा सूर्य
सूर्य की परिक्रमा करते हुए अन्य जो ग्रह हैं वो आपस में किस कारण से बंधे हुए हैं, उनमें कौन सा बल ऐसा कार्य कर रहा है जिसके कारण वो एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं। ऐसे नियमों की खोज न्यूटन महोदय ने गुरुत्वाकर्षण, ऐसी शक्तियों को न्यूटन ने एक गुरुत्व नियम के रूप में प्रस्तुत किया है। गुरुत्व नियम यह कहता है कि प्रत्येक पिंड पर एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण यह स्थिर अवस्था में होता है। यह आकर्षण बल केंद्र प्रसारी और केंद्रीय मुखी दोनों बलों के कारण निर्मित होती है। हमारे सौरमंडल के जितने भी ग्रह और सूर्य है वो इसी गुरुत्वीय नियम की व्याख्या करते हैं और उन्हीं के द्वारा ही बंधे हुए एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। जड़त्व नियम भी क्या कहता है? ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ, कण, ग्रह यदि किसी कारण से गतिशील है और इस पर कोई बाह्य शक्ति लगा के इसको जब तक नहीं रोकी जाती तब तक यह गतिशील रहेगी। इस स्थैतिक अवस्था को जड़त्व नियम कहा जाता है। अब केंद्रीय बल को देखें। अब केंद्रीय बल के अंतर्गत एक धागे से बंधा हुआ पत्थर जब चतुर्दिक घुमाया जाता है तो उसका संबंध केंद्र से होता है। किसी कारणवश अगर केंद्र से यह पत्थर धागे से जो बंधा हुआ है छोड़ दिया जाए तो पत्थर बाहर की ओर निकलने का प्रयास करता है। इस बल को ही अब केंद्रीय बल यानी केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल कहा जाएगा। यह पत्थर जब बाहर की तरफ निकल जाएगा, इस प्रकार से यह पत्थर अब केंद्रीय बल के कारण जुड़ा हुआ था और यह अगर किसी संपर्क में टूट जाता है तो यह क्या निकल जाता है, ये विक्षेपित हो जाता है, विक्षेपक बल के कारण बाहर निकल जाता है। तो अब केंद्रीय बल बाहर के केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, और वहीं पर ही इसके विपरीत बाहर से केंद्र की ओर भी यह बल कार्य करता है उसी समय, जिसके कारण जिसको अभिकेंद्रीय बल ये है सेंट्रीपिटल फोर्स और ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इन दोनों बलों के बारे में भी आप जानें। इन बलों के बारे में जानने के बाद हम ग्रहों तथा उपग्रहों की गति को भी जानें कि हमारा जो सौरमंडल है उसमें सभी ग्रह और उपग्रह किस सिद्धांत पर गति करते हैं।
यह गुरुत्वीय जड़त्व अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बलों के अलावा सूर्य से दूरी, जो नज़दीक ग्रह होगा जाहिर सी बात है वह जल्दी से परिक्रमा करेगा, और जो सबसे दूर होगा वह सबसे देर में परिक्रमा करेगा। उपग्रहों के गति इतना ही नहीं, सभी ग्रहों की जो परिपथ है वह गोलाकार न होकर अंडाकार है, जिसके कारण सूर्य से कभी इसकी दूरी, सभी ग्रहों की दूरी कभी नज़दीक तो कभी दूर हो जाती है। यह भी ग्रहों उपग्रहों की गति और उनकी परिभ्रमण पथ से संबंधित तथ्य हैं, जिसको हम लोग समझेंगे। ग्रहों तथा उपग्रहों के मध्य दूरी, ये तो आपने देखा ही। ग्रहों का आंतरिक, बाह्य तथा लघु ग्रह के रूप में विभाजन, हाँ ये भी जानना आवश्यक है। जो प्रत्येक ग्रह हैं सौरमंडल के, उसमें आंतरिक ग्रह में सूर्य के नज़दीक के जो ग्रह हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आता है। ये जो 4 ग्रह हैं, ये जो 4 ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो द्रव्यमान है अधिक है, और यह अधिक क्यों है? क्योंकि यह भारी पदार्थ से बने हुए हैं। यानी इनका जो क्रोड वो लोहे का होगा, जिसको हम लोग अध्ययन करेंगे। और वहीं बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जैसे ग्रह आएंगे, जो आकार में क्या हैं? बड़े। परंतु द्रव्यमान कम, हल्के पदार्थ। से बने हुए। समझ में आ रहा है? वहीं लघु ग्रह क्या है? 2006 से पूर्व हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे। जिसमें खगोल शास्त्रियों के समिट, जो कि चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में आयोजित की गई, और प्राग में यह निर्णय लिया गया कि सौरमंडल के जो सबसे आखिरी और सबसे उस समय का छोटा ग्रह यम को ग्रह के परिवार से, सौरमंडल के परिवार से अलग कर दिया जाए, क्योंकि यम अन्य 8 ग्रहों से भिन्न स्वभाव का था। कौन कौन सा स्वभाव? स्वभाव नंबर 1, इसका कोई निश्चित परिपथ नहीं था, अर्थात यह कभी वरुण से निकट, वरुण का जो परिपथ है उस परिपथ
का उल्लंघन कर देता था। यम का जो परिपथ था सूर्य का चक्कर लगाने के लिए, वह कभी कभी वह उस परिपथ में घूमते घूमते वरुण से भी नज़दीक आ जाता था। दूसरा, इसका जो उपग्रह जो थे, कुछ ऐसे उपग्रह जो यम का चक्कर लगा रहे थे, जैसे सीरस खोजा गया एक खगोल पिंड जो सीरस के रूप में खोजा गया, जो यम का चक्कर लगा रहा था, वो यम यानी प्लूटो नामक ग्रह से भी बड़ा था। तो इस प्रकार के कई ऐसे तथ्य थे जिनके आधार पर यम जो ग्रह था उसको सौर परिवार से अलग करके एक लघु ग्रह की संज्ञा दे दी। तो लघु ग्रह के रूप में आप यम, सीरस ऐसे ग्रहों या खगोल पिंडों को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। सौरमंडल पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाओं और सिद्धांतों पर जिक्र करने पर क्या पता चलता है कि इसके प्रस्तुतकर्ता या विद्वानों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। प्रथम समूह जो एकल तारक के रूप में, जो यह मानता है कि केवल एकमात्र तारे से ही पृथ्वी के साथ अन्य ग्रह एवं सूर्य का निर्माण हुआ। और कुछ ऐसे समूह विद्वान जो सूर्य और सूर्य के साथ अन्य तारों के संयोग से पृथ्वी के साथ अन्य ग्रह और सूर्य का निर्माण उसकी बात कहते हैं। तो उन्हें द्वितारक संकल्पना के अंतर्गत रखते हैं। एकल तारक संकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सबसे पहला सिद्धांत कास्ते द बफन ने प्रस्तुत किया, जो 1745 में। इन्होंने सूर्य और क्षुद्र ग्रह पुच्छल तारा के टकराव से उत्पन्न विभिन्न पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाने लगे और हमारे सौरमंडल के ग्रहों का निर्माण हुआ, इसकी बात कहते हैं। कांट की वायव्य राशि संकल्पना जो 1755 में प्रस्तुत की गई, जिन्होंने दैव निर्मित पदार्थ, ब्रह्मांड में पहले दैव निर्मित पदार्थ, छोटे छोटे धूलकण बिखरे हुए थे, उसमें अचानक आकर्षण उत्पन्न होता है, टकराव होता है, टकराव के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा के बाद निहारिका बनती है, निहारिका जैसे जैसे निहारिका से अन्य पदार्थ उससे टकराते जाते हैं, मिलते जाते हैं, उसका आकार और बड़ा होता जाता है और फलस्वरूप बढ़ते आकार और बढ़ती गतिशीलता, यानी ये अपने ध्रुव क्या कहते हैं धुरी पर घूम रहे होते हैं, तो आकार भी बड़ा होता है और गति भी तीव्र होती जाती है, जिसके कारण यह निहारिका ध्रुवों पर चपटी और मध्य में फैलती जाती है, क्योंकि यह ताप तत्व था, तरल था और लिक्विड फॉर्म के रूप में होने की वजह से इसका जो मध्य भाग है
वह घूमते हुए निहारिका का साथ नहीं दे पाते और इससे 9 छल्ले बाहर क्रमगत रूप से निकलते हैं, जो बची हुई निहारिका यानी पिता निहारिका का चक्कर लगाने लगती है, और जो छल्ले निकले होते हैं उनसे ग्रहों का निर्माण होता है। ऐसी बात कांट महोदय ने की। लाप्लास ने थोड़ी कमियों को देखा, कांट की कमियों को देखा, और कांट के सिद्धांतों में जो कमी थी वह थी आखिर यह पदार्थ आपस में कैसे टकराए और कोई भी बढ़ते हुए आकार के साथ में उसमें गति में तीव्रता आना, ऐसे कई कमियों को ध्यान में रख के उस सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगा था। उन कमियों को दूर करते हुए लैपलास ने शुरू में ही मान लिया कि कोई तप्त निहारिका, गर्म निहारिका जो ब्रह्मांड में स्थित थी, यह निहारिका जैसे जैसे शीतल होती जाती है, ठंडी होती जाती है, आकार में संकुचित होती जाती है और इसका आकार छोटा होने लगता है। छोटा होने के कारण इसकी तीव्रता में, इसकी जो घूर्णन करने की जो गति है वो और तीव्र होती है, और घूर्णन करती हुई जो निहारिका है, जिसके कारण ऊपर का जो भाग है, मध्य भाग है, वह उसमें उभार आने लगता है और इससे केवल एक छल्ला बाहर निकलता है, जो छोटे छोटे 9 छल्लों में डिवाइड हो जाता है, और वह समस्त भाग बचे हुए निहारिका का चक्कर लगा के और सौरमंडल की रचना करते हैं। ये लैपलास ने, जितने भी आपने इधर सिद्धांत देखे, इसमें केवल एक तारों के सहयोग से सौरमंडल एवं ग्रह तथा पृथ्वी के निर्माण की बात कही गई। वहीं पर ही द्वैतारक संकल्पना में ग्रहाणु परिकल्पना, जो 1904 में चैम्बरलेन महोदय द्वारा दी गई, जिन्होंने ये माना कि सूर्य पहले से ही विद्यमान था, जो गैस युक्त, शीतल, धूल कणों से निर्मित था। कोई एक साथी तारा सूर्य के नज़दीक किसी परिपथ का अनुसरण करते हुए सूर्य के नज़दीक आता है, जिसके कारण से साथी तारे का आकर्षण बल सूर्य की सतह पर कार्य करने लगता है और इससे इसके कुछ धूल कण उस साथी तारे की ओर आकर्षित होते हैं। चूँकि साथी तारा का मार्ग सूर्य के नज़दीक पहुंचने के बाद वह दूर होता जाता है, और जो ग्रहाणु, जो बादल धूल कण सूर्य की सतह से बाहर निकल आए थे आकर्षण के कारण साथी तारे की तरफ, वह साथी तारे के गुजर जाने के बाद सूर्य के आकर्षण के कारण पुनः नहीं जा पाते, बल्कि वह सूर्य का ही क्या करने लगते हैं, चक्कर लगाने लगते हैं। तो इसी धूल कणों में कुछ बड़े आकार के कण होते हैं जो ग्रहाणुओं का निर्माण करते हैं, और छोटे छोटे धूल कणों को आच्छाद कर उनका आकार क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और इन्हीं से ही 9 पिंड यानी कि ग्रहों का निर्माण होता है, और वह किसका चक्कर लगाते हैं। तो ऐसी बात को ग्रहाणु संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलेन ने कहा। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स और जेफरीज ने 1919 में प्रस्तुत की। इन्होंने भी 2 तारों के संयोग से बताया, सूर्य तप्त था, तरल था,
साथी तारा किसी मार्ग से होता हुआ सूर्य के नज़दीक पहुंचता है, फलस्वरूप आकर्षण बल के कारण सूर्य के अंदर ज्वार उत्पन्न होता है, ज्वारीय रूप। और जैसे जैसे यह नज़दीक पहुंचता है, सूर्य के ज्वार और ऊपर उठते हैं, और ऊपर उठने के साथ जब साथी तारा बाहर निकल जाता है तो यह ज्वार सूर्य की सतह से अलग होकर एक फिलामेंट के रूप में सूर्य का चक्कर लगाने लगते हैं। सूर्य से अलग हुआ फिलामेंट जो आकार में दोनों छोरों पर पतला और मध्य में मोटा, इन लोगों ने बताया कि यही पदार्थ फिलामेंट के रूप में जो निकला हुआ था वही आगे चलकर शीतल होकर विभिन्न टुकड़ों में टूटा और उन्हीं से ही विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। इसकी पुष्टि सौरमंडल के दोनों छोरों पर छोटे छोटे ग्रह और मध्य में बड़ा ग्रह, इसको इनके आकार को देख के अगर इसी प्रकार से फिलामेंट में इसको सजाया जाए तो आपको ग्रहों के आकार जो आधुनिक समय में जो स्थिति पाई जाती है उसके द्वारा पुष्टि की जा सकती है। इसके अलावा युग्म तारक परिकल्पना रसेल, नौ तारक परिकल्पना होयल एवं लिटिल्टन द्वारा, आदि ग्रह परिकल्पना कुइपर के द्वारा, और अंतर तारक धूल परिकल्पना ऑटो स्मिथ के द्वारा। और इसके अलावा महाविस्फोट सिद्धांत जॉर्ज लेमेटेर के द्वारा 1948 में बताया गया। ये परिकल्पनाएं और सिद्धांत पृथ्वी के निर्माण की व्याख्या तो करते हैं, परंतु विभिन्न ग्रह के ग्रहीय पथ कोणीय झुकाव तथा उसकी संरचना पर कई सवाल उत्पन्न करते हैं जो आज भी एक रहस्य है। आगे आने वाले विद्वान इस रहस्य की खोज में जुटे हुए हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांतों में महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी वह महत्वपूर्ण है। आप लोग को मैं एक चीज़ और बताऊंगा, चूँकि भूगोल में जब विजुअल न देखा जाए तब तक हमें उसका अंदाज़ा नहीं लगता कि वास्तव में ये पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो विजुअल देखने के लिए आप एक YouTube पे हाउ टू बर्न प्लैनेट इसको सर्च कीजिएगा, इसकी वीडियो देखिएगा और आपको अंदाज़ा मिल जाएगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वास्तव में हमारी पृथ्वी, आपको देखेंगे कि हमारी पृथ्वी बहुत ही तप्त तरल है,
और इनका निर्माण छोटे छोटे कणों के समेकन यानी टकराव, और टकराव के बाद यह कण मिलते जाते हैं, पृथ्वी का आकार बढ़ता जाता है और साथ साथ में हमारी पृथ्वी तरल रूप में निर्मित होती जाती है, ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं होती जाती हैं। और जब तक यह ग्रहाणुओं पदार्थों का गिरना बंद नहीं होता तब तक हमारी पृथ्वी शायद ठंडी नहीं हो पाती, और इस प्रक्रिया में हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। और फिर इसके बाद हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू होती है, ऊपर का कठोर भाग निर्मित होता है और अभी भी पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल रूप में क्या है, स्थित है। कई तथ्य जो आगे आने वाले अध्याय में आप देखेंगे। ओके, धन्यवाद।